माना तो यही गया, साहित्यकार दिलों को जोड़ता है, लेकिन ये रवायत शायद नई निकल पड़ी है कि साहित्यकार समाज के भीतर एक लकीर खींच रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि मुनव्वर राणा हमारे साथ हैं, इस पार या उस पार। इन्हें बांटा नहीं जा सकता, लेकिन बावजूद इसके जब से मसला साहित्य अकादमी का शुरू हुआ, सम्मान लौटाने का शुरू हुआ, मुनव्वर राणा साहब उंगलियां आप पर भी उठने लगी। वजह क्या है? देखिए, असल में ऐसा है कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें यह है कि एक तरीक़ा कुछ ऐसा है कि दूसरे को बोलने न दो। होता यह है कि हमारे कद का आदमी बिठाना चाहिए हमसे बात करने के लिए, जो मुनव्वर राणा को जानता ही नहीं है, जो मुनव्वर राणा को पढ़ा, जिसने पढ़ा नहीं है, जिसने मुनव्वर राणा की किताबें देखी नहीं है, जिसने मुनव्वर राणा की ज़िंदगी नहीं देखी है, जिसने मुनव्वर राणा के अंदर का हिंदुस्तानी नहीं देखा है, आप ऐसे भोले भाले लोगों को बिठा देते हैं, वो सिर्फ चीखने, चिल्लाने, शोर करने। ऐसे मसला हल नहीं होता है। हम विचारक कहे जाते हैं, हम जो कहते हैं उससे हमारा कोई, अगर हमसे ये कहा जाए कि साहब आप सोनिया गांधी के साथ हैं, तो हम शायर हैं, हमें एक वेश्या भी अच्छी लगने लगती है, हमें एक दलाल भी अच्छा लगने लगता है। तो अगर मुझे कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसी औरत की उसमें कोई अदा अच्छी लगे जो हमारे शहर की लेडी भी हो, हमारे मुल्क का रहने वाला भी हो, चाहे तरुण विजय हो, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे मुझसे रवीश ने जब पूछा था तो मैंने कहा जिस दिन मोदी जी मेरे दिल को भा जाएंगे तो मैं उन पर भी नज़्म लिखूंगा। मैं शायर हूँ, मेरा काम लिखना है, मैं मरते मरते लिखना चाहता हूँ। तो अगर मैंने सोनिया गांधी पर मैंने नज़्म लिखी तो ये नहीं कि कोई मैंने चोरी छुपे लिखी। मैं अगर आडवाणी के साथ गया लद्दाख, वहाँ मैंने अगर सिंधु नदी पर मैंने नज़्म पढ़ी तो कोई चोरी छुपे नहीं की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या लिखा था आपने आडवाणी को लेकर? नहीं, आडवाणी ने उस दौर में क्या लिखा था आपने, जो आपने कहा दिल को छू गई थी चीज़ें? और नहीं, मुझसे तरुण विजय ने मुझसे कहा कि लगे आपको सिंधु दर्शन पे चलना है। तो मैंने कहा कि ठीक है। और मज़े की बात यह है कि देखिए, दिल को जो छूने की बात है, ये जो ये सुनने वाले हैं, ख़ास तौर से जो ऐसी पार्टियों के बिलोंग करते हैं, उनके लिए कि तरुण विजय से मेरी मुलाकात किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी शराब खाने में नहीं हुई थी। तरुण विजय अपनी माँ को लेकर आए थे कुंभ मेले में स्नान कराने के लिए। प्रताप सोमवंशी हमारे एक छोटे भाई की तरह दोस्त हैं, उन्होंने उनको बताया कि मुनव्वर राणा यहाँ मौजूद हैं। वो मुझसे मिलने के लिए आया कि नहीं, मुझे वो शायर इसलिए अच्छा लगता है कि उसकी शायरी में सिर्फ माँ है, और मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मैं अपनी माँ को स्नान कराने के लिए लाया हूँ। जाहिर सी बात है ये उनका इश्क था। उस इश्क में हम ऐसे घिरे, हाँ, जिसे ये कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि हम जब दिल्ली आते थे हम केशव कुंज ज़रूर जाते थे, हम उनको फ़ोन ज़रूर करते थे, हम देहरादून जाते थे। मुख्यमंत्री की किताब के, निशंक की किताब में तो मैंने उनसे कहा कि मैं अम्मा से मिलने के लिए जाऊँगा। तो मुनव्वर राणा साहब, आपको पता है आपने एक ऐसा पत्थर पानी में फेंक दिया है जो सिर्फ बुलबुले नहीं फेंक रहा है। आप वाकई संघ के प्रिय, आप वाकई बीजेपी के प्रिय। और इस दौर में हंगामा मचा था कि दरअसल जो साहित्यकार सम्मान लौटा रहे हैं वो या तो कांग्रेसी हैं या वामपंथी हैं, यानी विचारधारा को जोड़ा जा रहा था, और झटके में आपने अपना पत्थर भी डाल दिया उसमें। नहीं तो आप क्या मुझे समझते हैं या लोग मुझे क्या समझते हैं कि इस राहिदे तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं। ना तो आप काफिर हैं ना मुसलमान हैं। सवाल यह है कि एक हिंदुस्तानी है, लेकिन उस हिंदुस्तानी के जहन में ऐसा क्या है? नहीं, अवार्ड लेना, अवार्ड वापस करना, ये आदमी की अपनी मंशा है ना, अपना उसूल है। अगर हमने इसमें वापस कर दिया तो इसमें हंगामे की क्या ज़रूरत है? अगर लोगों को बुरा लग रहा है तो मुझ पर ये लांछन क्यों लगा रहे हैं कि साहब ये सोनिया जी और ये और वो वगैरह वगैरह। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जिस लिए अवार्ड वापस किया, अगर वो बात जेन्युइन है, मैंने जिस दिन सब लोगों ने अवार्ड वापस किया था मैं उसी दिन वापस करना चाहता था, लेकिन चूंकि उससे पहले जब मैं दोहा से लौट कर आया और यहाँ दादरी वाला कांड हुआ था, तो मैंने फेसबुक पर लिखा कि एक आतंकी हमला है। मैं हमेशा से ये 10 बरस से बहस करता चला आ रहा हूँ कि इस मुल्क में इतने बड़े बड़े साहित्य के बड़े बड़े लोग हैं, एक तय हो जाए ये मामला कि आतंक कहते किसे हैं, आतंक के मानी क्या हैं।
अगर 100 आदमी मिलकर एक आदमी को जाके मार दें तो वो आतंक नहीं है। अगर एक आदमी एक शिवरात के पटाखे कहीं छोड़ दे तो वो आतंकवादी हो गया। तो कहने का मतलब जब तक आप आतंकवाद को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक मुल्क के हालात नहीं सुधरेंगे। लेकिन आपकी कलम आपकी पहचान है, आपके दिल के भीतर क्या है वो कलम के जरिए टपकता है, ठीक है। लेकिन आपने अपनी कलम की धार इस दौर में लगता ऐसा है कि भोतरी कर दी। जो सवाल आपके जहन में था वो कागज पे क्यों नहीं उतरे? नहीं, हमने कागज पे तो बहुत लिखा। डर किसका था? नहीं, हम लिखते आ रहे हैं। इस दौर में डर किसका था? आपको किसका खौफ है? नहीं, डर की बात नहीं है, एक उलझन तो है। डरने का तो मामला ये है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान के इंटरव्यू में ये कहा हो कि मैं 75 करोड़ हिंदुस्तानियों 75 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूँ, तो उसको डर कहाँ लगेगा। लेकिन जब फेसबुक पर मुनव्वर राना जैसे आदमी को माँ की गालियाँ दी जाएं, उसकी कोई इंक्वायरी ना हो, उसके लिए कोई ना हो, जहाँ हम गाय को माँ कहने के लिए तैयार हैं वहाँ हमारी माँ को गालियाँ दी जाएं, तो हुकूमत कहाँ से होती है। चाइना ने क्यों बंद कर दिए फेसबुक और ट्विटर और ये कि इससे गुंडागर्दी फैलती है, इससे करप्शन फैलता है। अब मामला ये है कि एक मामूली सा 20 बरस का लड़का अपने बाप के बराबर के आदमी को माँ की गाली दे देता है। और हम उस परंपरा वाले हिंदुस्तान के रहने वाले हैं कि ये कहा जाता था कि गांव के भोले भाले वासी आज तलक ये कहते हैं हम तो न लेंगे जान किसी की, राम दुखी हो जाते हैं। तो हम उन परंपराओं से लड़ना चाहते हैं। हमारा हुकूमत वगैरह से हमारा क्या लेना देना। हम तो अपने बेटे को ये सिखाना चाहते हैं कि बेटा मोहब्बत करना सीखो। हम यही चाहते हैं कि दूसरे लोग भी बताएं कि मोहब्बत करना सीखो। ये नफरत लफ्ज से लोग डरते बहुत हैं, लेकिन नफरती का इजहार ज्यादा कर रहे हैं। इसमें मेरी बात अगर बुरी लग रही है किसी को तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ। नहीं, मसला इतना भर नहीं है, हमें लगता है। आइए थोड़ा आप किताबों को उठाइए और आइए हम लोग चल पड़ते हैं यहाँ से आगे। ये मसला इसलिए है मुनव्वर राणा साहब, ये सवाल इस देश के भीतर उठा है। आप वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी शायरी से उन उलझनों को दूर किया है जिन उलझनों को लेकर देश हमेशा सोचता था कि वो अंधेरे में है। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि अंधेरा इतना घना है कि आप खुद उलझन में आकर फंस गए। नहीं, पहली बार की बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि इस तरह के कोई मैंने आज नहीं कहा। मैंने उस जमाने में शेर कहा था कि हमारे ख्वाबों में परियां कभी नहीं आती, हमें तो ख्वाब में मेरठ दिखाई देता है। उस वक्त हमने ये कहा था कि हमारे ख्वाबों में परियां नहीं कभी नहीं आती, हमें तो ख्वाब में मेरठ दिखाई देता है। हमने उस ज़माने में हमने शेर कहा था कि मलियाना वाले ज़माने में कि मजलूमों की तादाद भी तुमको नहीं मालूम, हैरत है कि आकाओं को गिनती नहीं आती, वरना ये बता देते हमें लाशों की तादाद, अच्छा है कि दरियाओं को गिनती नहीं आती। तो कहने का मतलब मेरी आवाज़ का दर्द अगर आप महसूस करें तो इसका मतलब है इंसान है। अगर मेरी आवाज़ का आप दर्द महसूस नहीं करते हैं तो आप सिर्फ पॉलिटिशियन हैं, आप सिर्फ झंडा लेकर के दौड़ सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। जो शख्स यह भी लिखता है कि हर बुलंदी हर वक्त नहीं रहती, हाँ, तो ये तो सोचना चाहिए, खासतौर से पॉलिटिशियन को। क्या है आपकी वो शायरी? बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हें इस बात का क्यों महसूस हो रहा है कि ये विद्रोह है उनके खिलाफ? ये क्यों महसूस हो रहा है? देखिए असल में ये क्या नहीं है? देखिए असल में ऐसा है कि सत्ता जो है वो हमेशा साहित्यकारों से डरती है। हाँ, क्योंकि साहित्यकार बोलते नहीं हैं, सरस्वती पुत्र बोलता नहीं है। ये तो लक्ष्मी पुत्र खनकते हैं, चमकते हैं 24 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ 8 करोड़। तो इस मुल्क में सरस्वती पुत्रों की कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन ये है कि अगर जो हम मसलन एक बात भी मुझसे किसी ने पूछी तो मैंने यही कही कि तामीर कहते हैं कंस्ट्रक्शन को, कि मेरी तामीर के किस्से कहीं लिखे न जाएंगे, मेरी तामीर के किस्से कहीं लिखे न जाएंगे। मैं जंगल से गुजरने के लिए रास्ता बनाता हूँ। तो लोगों को ताजमहल बनाने वाले का नाम मालूम है, ताजमहल बनवाने वाले का नाम मालूम है, लेकिन जिसने जंगल को हमवार करके रास्ता वहाँ तक पहुँचाया कि ताजमहल बन सके, उनके नाम कहीं नहीं लिखे जाते। आज मैं जो बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की सभ्यता को बचाने के लिए हम अगर एक शायर की हैसियत से, एक ईमानदार लेखक की हैसियत से, एक सच्चे हिंदुस्तानी की हैसियत से अगर हम लोगों को नहीं समझाएंगे, हुकूमत को मशवरा नहीं देंगे, या हुकूमत अगर हम पर लांछन लगाएगी तो ये उसी का नुकसान होगा।
हमें लगता है इस कलंदरी पर इसलिए आवाज़ उठी या इसलिए लोगों में गुस्सा आ गया झटके में, आप दरअसल उस चकाचौंध के हिसाब से फंस गए, जहां लगा कि यार टेलीविजन पे हम अगर ये काम करें तो ये देखिए इस चकाचौंध के तो हम बहुत दिनों से आदी हैं ना, यकीनन आदी आप है। ये सोचिए कि लेकिन जिस दौर में बहस चल रही है और तमाम निदा फाजली साहब कह रहे हैं जनाब लिखना है तो लिख डालिए, लेकिन ये सम्मान किसे लौटा रहे हैं, उस तरफ से नामवर सिंह भी वाकई कहते हैं, हालांकि काशीनाथ सिंह सम्मान वापस करते हैं, वो भी आवाज उठाते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि बट गया है क्या समाज। देखिए ऐसा है कि हर साहित्यकार की अपनी विचारधारा होती है, विचारधारा नहीं होती तो ये जो जनवादी लेखक हैं, ये कांग्रेसी लेखक हैं, ये भाजपाई लेखक हैं, ये क्यों होता। हर ज़माने में ये है कि हम अपनी सोच से फैसला करते हैं, हम निदा फाजली की सोच से फैसला नहीं करते हैं, हम नामवर सिंह की सोच से फैसला नहीं करते हैं। नामवर सिंह जो हैं वो आलोचक हैं, जिसको आलोचना करना है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे अग्रज हैं, लेकिन उनका काम आलोचना करना है। आलोचना करना और फैसला करना दो अलग अलग काम है। आलोचक हमने तो पूरी जिंदगी अपने उर्दू में आलोचकों को कहा कि जो तनकीद निगार कहते हैं हमारे यहाँ, कि तनकीद निगार की साइकिल में गद्दी नहीं होती, लेखक हाथ लगाए रहते हैं और बैठे रहते हैं। तो आलोचना करना बहुत आसान बात है, हिम्मत करना, फैसला करना बहुत, जैसे मेरा शेर है कि चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं, बहुत आसान है कमरे में बंदे मातरम कहना। तो जाहिर सी बात है कि हम तो इसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ तो आप नहीं खड़े होंगे। फिर इस दौर में कौन बदल गया मुनव्वर राना साहब? आप केशव कुंज में आप कह रहे हैं कि आप नमाज तक पढ़ा करते या पढ़ी है मैंने, पढ़ी है नमाज आपने। यकीनन हमें ये भी याद है कि पांचजन्य के ऊपर आपका बड़ा लंबा चौड़ा आपके ऊपर लिखा गया, हमारे जहन में ये भी आता है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं बार बार कि आखिर इस देश के बीच हंगामा है कि सत्ता इस वक्त आरएसएस के हाथ में। नहीं, देखिए एक बात आपको और बता दें, हम अजीब व गरीब बात है, मुमकिन इस पर मेरी आलोचना हो, लेकिन मैं साफ बात कहने के लिए मशहूर भी हूँ, जो ये पार्टी के लोग नहीं कर पाते हैं जो मौजूद हैं। देखिए आरएसएस वाले जैसे भी हों हैं बहुत शालीन। वो किसी का शेर है कि यार इतना तो याद इतना तो रहे यार कि तो हम दोस्त भी थे, अपना खंजर मेरे सीने से मोहब्बत से निकाल। तो वो जैसे भी हों, लेकिन उनके यहाँ शालीनता में कमी नहीं होती है। मैंने अभी एक प्रवक्ता से मैंने यही कहा, मैंने कहा प्रॉब्लम ये है जो आप प्रवक्ता भेज देते हैं पार्टी के, ये शालीन बिल्कुल नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि तमीज़ और तहजीब और किससे बात की जाती है। वो सिर्फ बहस करना जानते हैं, खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। ऐसा ये कम से कम जहाँ अगर गलती है उसको मान लेना चाहिए, या मुझे कहने दीजिए। एक तरीका है झुंड बना लिया, आप कहने मत दीजिए। ये बिल्कुल वही है कि 100 आदमी पहुंच जाइए, एक आदमी को मार दीजिए। ये वही है कि मुनव्वर राना को मत बोलने दिए, 3 आदमी घेर लीजिए। ऐसे ठीक है, आप मुल्क चलाएं। हमने तो जाहिर सी बात है 10 बरस पहले अपने बच्चों से मुराद है, आप भी सब, आप तो खैर हमारे भाई हैं, जो नौउम्र बच्चे हैं, मैंने उनसे ये कह दिया कि बस इतनी इल्तिजा है, तुम इसे बर्बाद मत करना, तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूँ। हालात इतने बदतर हैं? बदतर नहीं है, लेकिन कोई सीखना नहीं चाहता है। चैनलों पे आप बुलाते हैं राखी सावंत की कमर के लिए, मैं कहता हूँ कि आप मुनव्वर राना को बुलाइए, राखी पे शेर सुनवाइए। सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। तुझको ए खाके वतन मेरे तयम्मुम की कसम, तू बता दे जो ये सजदों के निशान कहते हैं। आपने खुल के मोहब्बत नहीं की है हमसे, आप भाई नहीं कहते हैं, मियाँ कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ ले इसको वतन का दर्द कहते हैं। और अगर तंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। यहाँ न सूबा है, न यूपी है, न बिहार है, न दिल्ली है, न प्रधानमंत्री है, न मुख्यमंत्री है। जो बैठा है एक सिपाही हो, उसकी भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।